Hello everyone, welcome you all in this IITJM 2020 Physics Solution series. This is Rupesh Kumar, IITJM 2020 All India Rank 257 and JS 2020 All India Rank 167. Today we will start with section C, that is numerical answer types section. इसमें क्वेश्चन नंबर 41 से 50 कैरी 1 मार्क each and there is no negative marking. ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, that is question number 41. The line integral of vector function u as a function of xy is 2y cap plus xj cap along the straight line from 0 to 2 4. ठीक है, अपने को लाइन इंटीग्रल निकालना है इस वेक्टर फंक्शन का along the straight line from 0 to 2 4. चलिए देखते हैं, ये रहा इसका सॉल्यूशन. अब देखते हैं कि इसमें क्या है. क्वेश्चन नंबर 41 का ये सॉल्यूशन है. देखिए फंक्शन दिया हुआ है आपको, लिमिट है 0 to 2 4. सबसे पहले इसको ड्रॉ करते हैं एक्स वाई प्लेन में. तो आप देख पा रहे होंगे कि पहला पॉइंट है ओरिजिन पे 0 दूसरा पॉइंट है यहाँ पे 2 4. हमने इस 0 को कोऑर्डिनेट x1 y1 माना है और इसको x2 y2 माना है. तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन और इक्वेशन ऑफ 2 पॉइंट जो होता है, ये फार्मूला होता है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई x माइनस x1. अब यहाँ पे आपको x1 y1 x2 y2 दिख रहा है, इसको जस्ट आप पुट कीजिएगा. तो देखिए सिंप्लीफिकेशन के बाद क्या जाता है, y इज इक्वल टू 2x. तो यहाँ से अपन x का भी वैल्यू निकाल सकते हैं. x इन टर्म्स ऑफ y इज हाउ मच, दैट इज y बाई 2 एंड y इन टर्म्स ऑफ x इज 2x. तो यहाँ से dy भी निकाल सकते हैं, dy इक्वल टू 2dx. हालांकि इसका जरूरत नहीं पड़ता है इस क्वेश्चन में, क्लियर है, लेकिन कई बार जरूरत पड़ता है. अब देखिए लाइन इंटीग्रल डिफाइन कैसे होता है. i इक्वल टू लिमिट है 0 से 2 4 u डॉट डी आर. ठीक है, क्योंकि u जो फंक्शन है उसका निकालना है और डी आर क्या है, लाइन इंटीग्रल निकाल रहे हैं, तो डी आर लाइन एलिमेंट है. अपने ई को यहाँ पे हमने रख दिया और डी आर चूँकि यहाँ पे लाइन एलिमेंट है, तो चूँकि यहाँ पे एक्स वाई प्लेन पे वेक्टर डिफाइन है, इसीलिए इसका लाइन एलिमेंट कितना हो जाएगा, डी आर वैक्टर इक्वल टू डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप. अगर 3D में होता तो डी जेड के कैप का भी एक टर्म यहाँ पे ऐड होता है. ठीक है, खैर अब देखिए डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, बाकी टर्म जीरो हो जाएंगे. तो आई को आई के साथ करेंगे तो 2y dx बचेगा, देख पा रहे होंगे आप यहाँ पे. प्लस लिमिट इंटीग्रेशन दो अलग अलग पार्ट में हो जाएगा. ठीक है, प्लस 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 बीच में, और ये फिर देखिए एक्स जे और डी वाई जे, तो जे कैप 1 हो गया, एक्स डी वाई बचा. अब यहाँ पे देखिए डी एक्स का मतलब है कि ये जो लिमिट होगा इंटीग्रेशन होगा एक्स के रिस्पेक्ट में होगा. डी वाई का मतलब है कि जो इंटीग्रेशन होगा वाई के रिस्पेक्ट में होगा. तो अपन ने यहाँ पे क्या किया कि लिमिट जो लिया इसका 0 से 2 लिया और इसका 0 से 4 लिया. आप देख पा रहे होंगे कि x का लिमिट है 0 से 2 और y का है 0 से 4, क्योंकि एक कॉमा का मतलब होता है एक्स वाई कोऑर्डिनेट. ठीक है, तो x का लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 2 है, y का लोअर लिमिट 0 है, y का अपर लिमिट 4 है. क्लियर है. अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, जो y है आप देख पा रहे होंगे कि y जो है वो डिपेंड कर रहा है x पे, कांस्टेंट नहीं है, इसलिए उसको हम लोग बाहर नहीं ले सकते हैं. यहाँ से आप देख सकते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से कि y x पे कैसे डिपेंड कर रहा है. y इज इक्वल टू 2 टाइम x, इट इज़ नॉट कांस्टेंट. सो वी विल हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y ओवर हियर. तो y का वैल्यू हमने 2x रखा, तो ऑलरेडी यहाँ के 2 था, तो 2 to 4 बाहर देखिए आ गया, और x dx का इंटीग्रेशन होगा, लिमिट है 0 से 2. उसी तरह यहाँ पे x कांस्टेंट नहीं, उसको बाहर नहीं रख सकते हैं. देखिए x y पे किस तरह से डिपेंड कर रहा है, y बाई 2. तो यहाँ पे x के जगह पे हमने y बाई 2 रखा, तो ये 1 बाई 2 बाहर आ गया, और y डी वाई का इंटीग्रेशन होगा, लिमिट है 0 से 4. अब आपको मालूम है x dx का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट है 0 से 2, और y डी वाई का इंटीग्रेशन होता है वाई स्क्वायर बाई 2 और लिमिट है 0 से 4. एक बार अपर लिमिट को रखेंगे बीच में माइनस, फिर एक बार लोअर लिमिट को रखेंगे, आपको जैसा मालूम होगा डेफिनेट इंटीग्रल. देखिए हमने वैल्यू को रखा है, और इसको सॉल्व करने के बाद आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हमारा जो आंसर है वो कितना आ गया, 12. ओके, सो दिस इज द राइट आंसर. हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है. क्वेश्चन नंबर 42, कंसिडर थिन बाई कन्वेक्स लेंस ऑफ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज इक्वल टू 1.5. ठीक है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ वन सरफेस ऑफ द लेंस इज ट्वाइस दैट ऑफ द अदर. ये देखिए डाटा दिया हुआ है. ठीक है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ वन सरफेस इज ट्वाइस ऑफ द अदर. द मैग्नीट्यूड ऑफ द लार्जर रेडियस ऑफ कर्वेचर इन यूनिट्स ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज राउंड अप टू 1 डेसिमल प्लेस. क्लियर है. देखिए इसका सोल्यूशन क्या होगा देखते हैं.
देखिए हमने एक डायग्राम यहाँ पे बनाया है बाई कन्वेक्स लेंस का सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल। तो आपको जैसा कि यहाँ पे दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 42 का सॉल्यूशन में, ये एक बाई कन्वेक्स लेंस है, हमने माना है। देखिए यहाँ पे 3 मीडियम, आपको ये 2 मीडियम जनरली देख रहे होंगे, एक तो ये तो एयर है और ये दूसरा एक जो बाई कन्वेक्स लेंस जिस ग्लास से या जिस मटेरियल से बना है। हालांकि 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये बताता है कि ये ग्लास ही है। तो हमने जो ये मटेरियल लेंस जिस मटेरियल से बना है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हमने N2 माना है, और जो आउटसाइड एयर है उसका N1 माना है। तो आपको मालूम है N1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, और ये ग्लास का दिया हुआ है लेंस का N2 इक्वल टू 1.5। हमने ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है इसको R1 माना है और इसको R2 माना है। आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है इसका सेंटर इधर कहीं पे होगा, तो ये किधर है आपका, इधर ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, तो इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो पॉजिटिव होगा। लेकिन ये जो पार्ट है कर्व सरफेस, उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो इसका सेंटर कहीं इधर होगा, तो ये नेगेटिव होगा। तो ये R1 पॉजिटिव होगा और ये R2 नेगेटिव होगा। देखिए R1 पॉजिटिव होगा, R2 नेगेटिव होगा, साइन कन्वेंशन, ठीक है, एक्स वाई जो कोऑर्डिनेट आप लेते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि R1 जो है वो 2 टाइम ऑफ R2 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कहा था कि 1 रेडियस ऑफ कर्वेचर अदर का ट्वाइस है। हम मान लेते हैं R1 इक्वल टू R2। तो अपने को निकालना है बड़ा वाला जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसका मैग्नीट्यूड इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ एफ। तो यहाँ पे R1 इक्वल टू अगर 2R2 मान लिए हैं तो ये कन्फर्म हो गया है कि R1 बड़ा होगा यहाँ पे, तो इसी R1 को निकाला है इन टर्म्स ऑफ एफ। अब चलिए लेंस में अगर फॉर्मूला यहाँ पे लगाते हैं, 1/f इज इक्वल टू μ2 माइनस μ2 बाई μ1 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 1/r1 माइनस 1/r2। 1/f इक्वल टू μ2 सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अच्छा देखिए यहाँ पे हमने n लिया है, यहाँ पे म्यू ले रहे हैं, तो डजेंट मैटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कई दफ़ा n से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कई दफ़ा म्यू से भी। तो μ2 का वैल्यू 1.5, μ1 का 1 माइनस 1 बाई R1 के जगह 2R2, और ये माइनस 1 बाई R2 चूँकि क्या है नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव यहाँ क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया, तो 1/R2 हो गया, ठीक है। 1/f इज इक्वल टू, इधर आप देख पा रहे होंगे, देखिए 1.5 माइनस 1, तो ये 0.5 बचेगा यहाँ से। 0.5 को अपन देखिए 1/2 लिख दिया, ठीक है। और यहाँ देखिए ब्रैकेट में 1/R2 बाहर आ जाएगा, देखिए कॉमन ले लिया, और ये बचा 1/2 प्लस 1। तो ये फाइनली सॉल्व करके हो गया 3/4R2। ये 1/f का वैल्यू है, क्लियर है। तो यहाँ से देखिए अपन सॉल्व करके R का वैल्यू निकाल लिए, सॉरी R2 का वैल्यू निकाल लिए, दैट इज 3f/4। तो इसीलिए अपन R1 कितना था 2R2, तो 2 का 2 और R2 के जगह पे 3f/4। बाय सॉल्विंग इट इज़ 1.5f। तो करेक्ट आंसर भी है मेरा 1.5f, या फिर जो भी रेंज दिया है उसमें ये आंसर मैच कर रहा है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स से है। ये भी काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 43। कह रहा है वाटर फ्लोज इन ए हॉरिजॉन्टल पाइप इन ए स्ट्रेट streamlined manner at an absolute pressure of 4 into 10 to the power 5 Pascal and speed of 6 meter per second. If it exists the pipe at a pressure of 10 to the power 5 Pascal, the speed of water at the exist point is मीटर पर सेकंड में निकालना है, राउंड अप टू 1 डेसिमल प्लेस, और डेंसिटी दिया है 1000 kg पर मीटर क्यूब। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ये भी काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है क्लास 11 का, तो इसका आइए सॉल्यूशन देख लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 43 का देखिए, हॉरिजॉन्टल पाइप है तो हाइट 0 होगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल पाइप के केस में एच 0 होता है। यहाँ पे मान लेते हैं लिक्विड यहाँ पे इंटर कर रहा है, जिस पॉइंट पे इंटर कर रहा है उस पॉइंट का प्रेशर P1 है, वेलोसिटी V1 है। जिस पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहा है उस पॉइंट का प्रेशर P2 है और वेलोसिटी V2 है। अपने को P1 V1 P2 दिया हुआ है और एग्जिस्ट पॉइंट का वेलोसिटी V2 निकालना है। देखिए सिंपल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इस्तेमाल करेंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि दिस इज द एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज प्रेशर P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये जो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, इसको बर्नौलीज थ्योरम भी कहते हैं, ठीक है। तो बर्नौलीज थ्योरम को देखिए, अभी जो हॉरिजॉन्टल ये कैसा है, हॉरिजॉन्टल पाइप के क्वेश्चन में कह रखा है, तो ये जो एच वाला टर्म है वो एब्सेंट होगा क्योंकि एच 0 होगा। तो हमारा जो एनर्जी कंजर्व्ड होगा सिर्फ क्या होगा, ये 2 टर्म से होगा, दैट इज P प्लस हाफ रो V स्क्वायर। P प्रेशर है, रो डेंसिटी है लिक्विड का, और V क्या है, स्पीड है। तो हमने चूंकि ये टर्म कांस्टेंट है तो इसका कंपोनेंट बराबर होगा, तो हमने देखिए उसका कंपोनेंट को बराबर कर लिया है, दैट इज P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, क्लियर है। इसका कंपोनेंट को हमने बराबर कर लिया। अब क्वेश्चन में P1 दिया है, V1 दिया है, P2 दिया है, V2 निकालना है, रो दिया है, ठीक है। तो देखिए हमने क्या किया, P1 का वैल्यू रख दिया
रो का वैल्यू रख दिया, V1 का वैल्यू रख दिया, और इधर भी P2 और रो का वैल्यू रख दिया, V2 अपने को निकालना है। अब इस इक्वेशन को जब अपन सॉल्व करते हैं तो देखिए यहाँ पे फाइनली जो V2 का वैल्यू आता है वो कितना आता है, 225.2 मीटर पर सेकेंड, और यही जो है हमारा स्पीड है लिक्विड का एट द एग्जिस्ट पॉइंट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 है। ये आपका पोलराइजेशन का कांस्टेंट है। कंसिडर रिटार्डर विथ रिफ्रैक्टिव इंडिसेस NE is equal to 1.551 and N0 is equal to 1.542 along the extraordinary and ordinary axis respectively. The thickness of this retarder for which a left circularly polarized light of wavelength 600 nanometer will be converted into a right circularly polarized light is। हमको यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेज और ऑर्डिनरी रेज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। अपने को थिकनेस निकालना है उस प्लेट का जो 600 वेवलेंथ वाले नैनोमीटर वेवलेंथ वाले लाइट को लेफ्ट से सर्कुलरली पोलराइज्ड में कन्वर्ट कर देता है, और आंसर को 2 डेसिमल तक राउंड अप करना है। इसका भी सॉल्यूशन देखिए अपन यहाँ पे देखते हैं। NE दिया हुआ है, N0 दिया हुआ है, लैम्डा दिया हुआ है, T थिकनेस निकालना है। देखिए जब लेफ्ट सर्कुलरली पोलराइज लाइट को राइट सर्कुलरली पोलराइज लाइट में आप कन्वर्ट करते हैं तो जो फेज डिफरेंस होता है इस दो स्टेट के बीच में वो होता है पाई, दैट इज 180 डिग्री। क्लियर है? बाय द कंसेप्ट और थ्योरी। अब आपको क्लास 11 से ये चीज़ पढ़ाया जाता होगा कि पाथ डिफरेंस बाय लैम्डा इज इक्वल टू फेज डिफरेंस बाय 2 पाई। ये एक बहुत ही बेसिक कॉमन फार्मूला है। अब देखिए यहाँ पे डेल्टा एक्स जो पाथ डिफरेंस होगा दैट इज हाउ मच, दैट इज म्यू टी होता है। ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस कितना होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय टी। अभी यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और ऑर्डिनरी रे है तो इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, दोनों का डिफरेंस होगा, दैट इज म्यू माइनस म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाय टी डिवाइडेड बाय लेमडा। और ये फेज डिफरेंस देखिए यहाँ पे पाई है तो ये पाई यहाँ पे लिखने भूल गए हम, सॉरी डेल्टा फाइव बाई 2 पाई। नेक्स्ट स्टेप में देखिए टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लेमडा इंटू डेल्टा फाइव की जगह पाई, और ये 2 पाई इंटू म्यू माइनस म्यू नॉट। इसको देखिए हम जब सब वैल्यू रख देते हैं, ये नैनोमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया 10⁻⁹। बाकी सब वैल्यू रख के यहाँ पे देखिए हमने इसको सॉल्व किया है। जब आप इसको प्रॉपर सॉल्व करेंगे तो जो आपका थिकनेस आएगा वो थिकनेस आपका आ जाएगा 33.33 मीटर, और ये रेंज में है ये आंसर। तो दिस इज द थिकनेस ऑफ द retarder plate which convert left circularly polarized into right circularly polarized light। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा कैपेसिटर का है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 45। यूजिंग ए बैटरी ए 10 माइक्रोफेराड कैपेसिटर इज चार्ज to 50 volt and then the battery is removed. After that, a second uncharged capacitor is connected to the first capacitor in parallel. If the final voltage across the second capacitor is 20 volt, its capacitance is how much picofarad? सिचुएशन इस तरह से है कि सबसे पहले यहाँ पे एक कैपेसिटर है जिसको इनिशियली चार्ज किया जा रहा है 50 वोल्ट तक, और इसका कैपेसिटेंस है 10 पिकोफेराड। यानी कि इनिशियल चार्ज उस कैपेसिटर पे कितना है, C मल्टीप्लाइड बाई V, Q इक्वल टू CV फार्मूला होता है। इनिशियली जो कैपेसिटर एक लगा हुआ है सिंगल कैपेसिटर 10 पिकोफेराड का है, और उसको कितना तक पोटेंशियल तक चार्ज किया जा रहा है 50 वोल्ट। क्लियर है? तो ये इनिशियल चार्ज भी हमारा इतना ही है। अब आप फाइनली देखेंगे तो उसी कैपेसिटर के पैरेलल में एक दूसरा कैपेसिटर लगाया जा रहा है। इसको मान लेते हैं अपन C2 मान लेते हैं, ठीक है। तो ये जो C2 है तो अब हमारा फाइनल टोटल कितना कैपेसिटी हो गया, C कितना हो गया, फाइनल जो चार्ज होगा दैट इज़ फाइनल कैपेसिटेंस इनटू फाइनल वोल्टेज। तो फाइनल कैपेसिटेंस कितना होगा, चूँकि दोनों पैरेलल में, और आपको मालूम है कि जब दो कैपेसिटर पैरेलल में होते हैं तो उनको ऐड ऐसे करते हैं जैसे रेसिस्टेंस को सीरीज में करते हैं। तो 10 है ये पहला वाला, और दूसरा C2 मान लिए जो निकालना है, तो 10 पिकोफैराड प्लस C2। और फाइनल वोल्टेज आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि C2 के अक्रॉस ये 20 वोल्ट है, तो जब C2 के अक्रॉस 20 वोल्ट है तो इसके अक्रॉस भी 20 वोल्ट होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल में, और पैरेलल में हमारा भैया वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है। क्लियर है? तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमने यहाँ पे लगा दिया। अब देखिए बहुत ही आसानी से इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो बहुत ही आसानी से यहाँ पे आपको आंसर आ जाएगा, और आंसर आपका यहाँ पे कितना आएगा, 15 पिको फेराड, और दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 45।
क्वेश्चन नंबर 46 जो है वो मॉडर्न फिजिक्स का है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन से रिलेटेड है। कह रहा है कंसिडर टू स्फेरिकल परफेक्ट ब्लैक बॉडीज विद रेडियाई R1 एंड R2 एट टेम्परेचर T1 इक्वल टू 1000 केल्विन एंड T2 इक्वल टू 2000 केल्विन रेस्पेक्टिवली। दे बोथ इमिट रेडिएशन ऑफ पावर 1 किलोवाट। द रेशियो ऑफ देयर रेडाई R1 बाई R2 इज गिवन बाय। देखिए एक यहाँ पे बड़ा अच्छा दिया हुआ है कंसेप्ट जिससे क्वेश्चन सॉल्व होगा कि पावर जो है दोनों ब्लैक बॉडी का वो क्या है, कांस्टेंट है, दैट इज 1 किलोवाट। तो पावर भैया कांस्टेंट है। अब देखते हैं पावर का फार्मूला क्या होता है। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन के केस में पावर का जो फार्मूला है वो हमने यहाँ पे लिख दिया है, यू कैन सी देयर। भैया जो पावर होता है वो सिग्मा टाइम A⁴ होता है परफेक्ट ब्लैक बॉडीज के लिए। यहाँ पे इमिसिटिविटी फैक्टर ई भी आता है जो 1 हो गया है, क्लियर है। तो सिग्मा क्या है, स्टीफेंस कांस्टेंट है, ए क्या है, एरिया है, और टी का पावर 4 टी टेम्परेचर है। अब आपको मालूम है कि एरिया होता है 4πr² स्क्वायर का, तो यहाँ पे 4πr² ए की जगह आप रख दीजिए। तो फाइनली जो ये है प्रेशर पावर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, एरिया से यहाँ R² बचेगा जो एक वेरिएबल होगा, और यहाँ टी का पावर 4। तो जो पावर होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R² टी का पावर 4। बाकी ये 4π और सिग्मा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और ये चूंकि पावर भी देखिए यहाँ पे दोनों के लिए 1-1 किलोवाट है तो ये कांस्टेंट है। अब अगर पावर कांस्टेंट तो R² टी का पावर 4 भी कांस्टेंट होगा, और अगर R² टी का पावर 4 कांस्टेंट होगा भैया तो इसका कंपोनेंट क्या होगा, बराबर होगा, दैट इज R1² T1 का पावर 4 इज इक्वल टू R2² T2 का पावर 4। अब आप यहाँ पे से देख सकते हैं कि हम उसको यहाँ पे सजा लिए हैं, R1/R2 का स्क्वायर इक्वल टू T2/T1 का पावर 4, दैट इज R1/R2 इक्वल टू हाउ मच, T2/T1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि T2 का जो वैल्यू है वो दे चुका है 2 × 10⁻³ और T1 का वैल्यू 10 का पावर 3 इस पूरा का होल स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जा रहा है 4:1, तो करेक्ट आंसर है हमारा 4 क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। इज इट क्लियर? ओके। क्वेश्चन नंबर 47 मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन है, ये बहुत ही बेसिक कॉम्पटन इफेक्ट के ये क्वेश्चन है, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। इन ए कॉम्पटन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट एक्स रेज इज 0.500 एंगस्ट्रम। इफ द कॉम्पटन वेवलेंथ लैम्डा c is 0.024 angstrom, the value of the longest wavelength possible for the scattered X-ray is। देखिए द वैल्यू ऑफ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पॉसिबल, भैया आपको बता दें कि 180 डिग्री जब होगा थीटा का वैल्यू, समझ पा रहे हैं, जब 180 डिग्री होगा एंगल ऑफ स्कैटरिंग ऑफ द एक्स रेज या थीटा दैट इज एंगल ऑफ स्कैटरिंग, तभी ये मैक्सिमम पॉसिबल वेवलेंथ होगा अकॉर्डिंग टू द एक्सपेरिमेंटल ग्राफ। ठीक है, थ्योरी आप पढ़ सकते हैं इसके लिए। और यहाँ पे आपको इनिशियल वेवलेंथ जो लाइट है उसका दिया हुआ है लैम्डा c, कॉम्पटन वेवलेंथ दिया हुआ है, आपको जो लैम्डा प्राइम है वो निकालना है, दैट इज द फाइनल वेवलेंथ। देखिए बहुत ही बेसिक इसका यहाँ पे फार्मूला होता है जिसको हमने यहाँ पे लिख दिया है क्वेश्चन 47 के लिए। इनिशियल वेवलेंथ लैम्डा 0.5 एंगस्ट्रम दिया हुआ है, कॉम्पटन वेवलेंथ लैम्डा c 0.024 एंगस्ट्रम दिया हुआ है। इसको आप याद कर ले डिफरेंट एग्जाम के लिए। लैम्डा प्राइम निकालना है भैया, फॉर मैक्सिमम लैम्डा प्राइम फाइनल वेवलेंथ मैक्सिमम होगा, इसके लिए थीटा 180 डिग्री होना चाहिए। यहाँ पे कंक्लूजन था क्वेश्चन में, कंसेप्ट था, इसी को पकड़ना था, बाकी क्वेश्चन में कोई दम नहीं। अब देखिए कॉम्पटन वेवलेंथ का जो एक्सप्रेशन होता है डेल्टा लैम्डा इक्वल टू लैम्डा c 1 - cos थीटा, और डेल्टा लैम्डा मतलब होता है लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा, दैट इज द डिफरेंस ऑफ द फाइनल वेवलेंथ माइनस इनिशियल वेवलेंथ। अब देखिए लैम्डा प्राइम इज इक्वल टू माइनस लैम्डा, तो लैम्डा प्लस लैम्डा c 1 - cos थीटा की जगह 180, 0.5 लैम्डा का वैल्यू प्लस लैम्डा c 0.024 1 माइनस, और ये देखिए थोड़ा मिस हो रहा है, cos थीटा का वैल्यू भी -1 है। ठीक है, cos थीटा का थोड़ा, हाँ देख पा रहे होंगे आप, cos थीटा का वैल्यू भी कितना है, -1 है। तो -1 और 1 माइनस इंटू -1 प्लस 1 और ये 1, तो 2 हो गया यहाँ पे। आप देख सकते हैं इसको हमने सॉल्व किया है, फाइनली लैम्डा प्राइम का जो वैल्यू आया दैट इज 0.548। आपको ये किस में है, एंगस्ट्रम में, आंसर किस में है, एंगस्ट्रम में। क्लियर है? तो दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल वेवलेंथ ऑफ द लाइट। क्वेश्चन नंबर 48 में आते हैं। ए सॉलिड विथ एफसीसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर, A solid with FCC crystal structure is probed using X-ray of wavelength 0.2 नैनोमीटर। जिस X-ray का इस्तेमाल किया जा रहा है उसका वेवलेंथ 0.2 नैनोमीटर दिया हुआ है। फॉर द क्रिस्टेलोग्राफिक प्लेन गिवन बाय 200, जो प्लेन है उसका मिलर इंडिसेस दिया हुआ है 200, मतलब HKL का वैल्यू दिया हुआ है। ए फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन पीक इज ऑब्जर्व फॉर ए ब्रैग एंगल ऑफ 21 डिग्री। देखिए फर्स्ट ऑर्डर मतलब n = 1 दिया हुआ है, 21 डिग्री थीटा दिया हुआ है, एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन इज 21 डिग्री। द यूनिट सेल साइज मतलब लेटिस पैरामीटर इसी को बोलते हैं,
या लेटिस कांस्टेंट या यूनिट सेल साइज दैट इज स्मॉल ए का वैल्यू निकालना है इन टर्म्स ऑफ नैनोमीटर और राउंड अप करना है 2 डेसिमल प्लेस। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 48। देखिए जो वेवलेंथ है लाइट वेव का वो एक्सरे का 0.2 नैनोमीटर है। प्लेन दिया हुआ है HKL यानी कि उसका मिलर इंडिसेस n इक्वल टू 1 फॉर फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन, थीटा दिया हुआ है, ए निकालना है। ठीक है, आपको बताते चले ब्रैग स्लो डिफ्रैक्शन का कंडीशन है 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा, दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमा। अब आपको ये भी बताते चले कि d है वो इंटरप्लेनर डिस्टेंस है और इंटरप्लेनर डिस्टेंस d जो होता है HKL पे जो डिपेंड करता है दैट इज a/√h² प्लस k² प्लस l²। अब देखिए 2 का 2 और यहाँ पे जो d था इसके जगह पे हमने a/√h² प्लस k² प्लस l² रख दिया और ये साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। 2 का 2 a का a HKL का वैल्यू रख दिया यहाँ पे, साइन थीटा की जगह देखिए 21 डिग्री रख दिया, ये आई नहीं है सॉरी माफ़ कीजिएगा डिग्री है, n का 1 और लैम्डा 0.2 नैनोमीटर देखिए। ठीक है, अब यहाँ पे अपन जब इसको सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर यूज करके, एग्जाम में कैलकुलेटर भी मिलता है, तो यूनिट सेल का जो साइज है ए वो मिल जा रहा है 0.55 नैनोमीटर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर है 0.55 नैनोमीटर, जिसको लेटिस पैरामीटर या लेटिस कांस्टेंट भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। द फिगर shows a circuit containing 2 diodes D1 and D2 with threshold voltage VTH of 0.7 volt and 0.3 volt respectively. Considering the simplified diode model which assumes diode IV characteristic as shown in the plot on the right, the current through the resistor R is। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक डायग्राम है जिसमें 2 डायोड्स लगे हुए हैं D1 एंड D2। एक सेकेंड, ओके, 2 डायोड लगे हुए हैं D1 एंड D2, दोनों का थ्रेशोल्ड वोल्टेज दिया हुआ है इसका 0.7 वोल्ट है, इसका 0.3 वोल्ट है। यहाँ एक 10 वोल्ट का कनेक्शन लगा हुआ है, ये एक रेसिस्टर R के थ्रू ग्राउंड है। ठीक है, जिसका वैल्यू है 100 किलो ओम। तो हमको निकालना है करंट थ्रू दिस रेसिस्टेंस R। आपको बताते चले कि जब 2 डायोड इस तरह से पैरेलल में होंगे और दोनों का थ्रेशोल्ड वोल्टेज अगर डिफरेंट है तो भैया सबसे पहले वही ऑन होगा जिसका थ्रेशोल्ड वोल्टेज कम है और सेकेंड वाला जिसका ज़्यादा है वो ऑफ रहेगा। तो इसी कंसेप्ट को यूज करेंगे और सॉल्व करेंगे। देखिए अच्छा कंसेप्ट पे था क्वेश्चन, बहुत बच्चों ने नहीं बनाया। देखिए सबसे पहले ये D1 का थ्रेशोल्ड वोल्टेज 0.7 है, D2 का 0.3 है, तो ऑब्वियस सी बात है थ्रेशोल्ड वोल्टेज ऑफ D2 इज 0.3 वोल्ट विच इज लेस ओवर 0.7 वोल्ट। सो फर्स्टली D2 इज ऑन एंड D1 इज ऑफ। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये D2 को हमने यहाँ पे कट कर दिया है सर्किट को, वो ऑफ होगा अभी क्योंकि 0.3 वोल्ट के थ्रू पहले करंट पास होगा। तो ये 10 वोल्ट से मान लीजिए कि आई करंट आना शुरू हुआ, ये देख रही है 10 वोल्ट के थ्रू आ रहा है, इसके थ्रू यहाँ से इस D2 के थ्रू जा रहा है और फाइनली रेसिस्टर के थ्रू आके यहाँ पे ग्राउंड हो रहा है। तो अब यहाँ पे ये सर्किट तो यहाँ पे ओपन हो गया। ठीक है, ये ओपन हो गया तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सिंपली यहाँ से क्या लगेगा, इस वायर के अलॉन्ग में किरचॉफ्स वोल्टेज लो अपन लगा देंगे, दैट इज सम ऑफ टोटल वोल्टेज इज 0। तो यहाँ पे प्लस 10 वोल्ट और ये माइनस 0.3 वोल्ट और ये भी कितना हो जाएगा आई इंटू आर। तो करंट आई और रेसिस्टेंस 100 किलो ओम है, तो 100 किलो ओम इंटू आई इज इक्वल टू 0, टोटल सम ऑफ वोल्टेज इज 0। तो देखिए 10 माइनस 0.3 9.7 100 किलो ओम इंटू मल्टीप्लाइड बाई आई, तो आई इक्वल टू 9.7 बाई 100 इंटू 10 का पावर 3, ये एम्पियर ऐसा यूनिट में हो गया। किलो ओम को हमने देखिए 10 का पावर 3 लिख दिया तो ये ओम में कन्वर्ट हो गया ऐसा यूनिट में। अब ये हो रहा है 9.7, ये 10 का पावर -5 ऊपर चला जाएगा एम्पियर। अपने को माइक्रो एम्पियर में आंसर चाहिए तो ये हो जाएगा 97 माइक्रो एम्पियर। आप इसको अब यहाँ पे थोड़ा सा मैथमेटिक्स है कि कैसे हम कर रहे हैं 97 माइक्रो एम्पियर, आप उसको थोड़ा ध्यान देंगे। ओके, सो दिस विल बी द करंट थ्रू द 100 किलो ओम रेसिस्टेंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 50 है, an ideal gas undergoes an isothermal expansion along a path AB, adiabatic expansion along BC, isobaric compression along CD, isothermal compression along D, and adiabatic compression along EA as shown in the figure. The work done by the gas along the process BC is 10 joule. The change in the internal energy along process EA is 16 joule. The absolute value of the change in the internal energy along the process CD is how much? ठीक है, देखिए ये है आइसोथर्मल, ये है आपका आइसोथर्मल एक्सपेंशन है ये,
ये एडियाबेटिक कंप्रेशन है, ये आइसोबारिक है, फिर यहाँ पे आइसोथर्मल कंप्रेशन है और ये एडियाबेटिक कंप्रेशन है। 5 प्रोसेसर है, ठीक है। प्रोसेस है AB, BC, CD, DE और EA। देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, देखते हैं सबसे पहले उसको। उससे पहले एक कंसेप्ट बता देते हैं जिससे सॉल्व होगा कि किसी भी आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। और भैया जो इंटरनल एनर्जी है वो फंक्शन है टेम्परेचर का। वो किसका फंक्शन है? टेम्परेचर का। अब ये अगर टेम्परेचर का फंक्शन है और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी क्या होगा? कांस्टेंट होगा, मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होगा। तो भैया आइसोथर्मल प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होता है, ठीक है। एडियाबेटिक प्रोसेस में जो हीट एक्सचेंज होता है, चेंज इन हीट एक्सचेंज डेल्टा क्यू, वो जीरो होता है। तो ये दो कंसेप्ट अभी यहाँ पे लगने वाले हैं। और ये भी एक कंसेप्ट लगेगा तीसरा कि कंप्लीट साइकिल में, वन साइकिल में जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है डेल्टा यू, वो क्या होता है? कंप्लीट साइकिल के लिए हमेशा जीरो होता है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी पाथ डिपेंडेंट है, सॉरी पाथ इंडिपेंडेंट है। ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट या पोजिशन पर डिपेंड करता है। देखिए जो वर्क डन है अलॉन्ग द पाथ बी, हाँ, चेंज इन इंटरनल एनर्जी अलॉन्ग पाथ ई इज -16 जूल एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी अलॉन्ग पाथ सी डी अपने को निकालना है, उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा बी सी है वो एडियाबेटिक एक्सपेंशन प्रोसेस है, तो डेल्टा क्यू एडियाबेटिक प्रोसेस में जीरो होता है। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हम लोग जानते हैं, जो भी हीट देते हैं डेल्टा क्यू दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। तो यहाँ पे अगर डेल्टा क्यू जीरो है तो डेल्टा यू यानी इंटरनल एनर्जी अलॉन्ग पाथ बी सी कितना होगा? माइनस टाइम डेल्टा डब्ल्यू बी सी दैट इज द वर्क डन अलॉन्ग बी सी। तो माइनस और ये डेल्टा डब्ल्यू बी सी देखिए 10 जूल है, तो यहाँ 10 जूल इक्वेशन 1 माइनस 10 जूल आ गया इन चेंज इन इंटरनल एनर्जी अलॉन्ग बी सी। उसी तरह अलॉन्ग ई ए, ये भी एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन है, तो इस केस में जो हमारा वर्क डन होगा वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। ये में जो वर्क डन है चूँकि कॉम्प्रेशन है तो एक साइन का फ़र्क पड़ेगा, तो इसको हमने -16 जूल मान लिया है। अब आप यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं, फिर से यहाँ पे एडियाबेटिक प्रोसेस है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगाने के बाद ये डेल्टा क्यू जीरो हो गया एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। तो जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है फॉर द पाथ ई ए वो हो जाएगा माइनस चेंज इन वर्क डन अलॉन्ग द पाथ ई ए दैट इज +16 जूल। यहाँ पे देखिए -16 जूल इसका वैल्यू दिया हुआ था, तो हमने क्या किया? उसको पुट किया। क्लियर है? अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी अलॉन्ग पाथ ए बी है और जो अलॉन्ग पाथ ए डी है वो जीरो होगा, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट होता है, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब आपको ये भी कंसेप्ट मालूम होगा कि कंप्लीट वन साइकिल के लिए जो हमारा चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो जीरो होता है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी पाथ इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। क्लियर है? इसका मतलब है कि जो कंप्लीट साइकिल है डेल्टा यू ए बी, डेल्टा यू बी सी, डेल्टा यू सी डी, डेल्टा यू डी, डेल्टा यू ई ए इज इक्वल टू जीरो होगा। अब आपको मालूम है कि डेल्टा यू ए बी, डेल्टा यू ई डी ऑलरेडी जीरो है, प्लस डेल्टा यू बी सी -10 जूल है और डेल्टा यू ई ए कितना है? 16 जूल है। अब इन सब को हमने रख दिया तो देखिए डेल्टा यू सी डी इस इक्वेशन से बड़ा आसानी से निकल जा रहा है, और उसका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज 6 जूल है, दैट इज इट इज़ नॉट 0.6, इट इज़ 6 जूल। तो इस तरह से जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है अलॉन्ग द पाथ सी डी दैट इज हाउ मच? दैट इज 6 जूल। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।